हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीको इंग्लिश 007। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्लैमिंगो बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 है द लास्ट लेसन, क्लास 12। इसकी रीडिंग करेंगे। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि जो बुक है वो हमें ईजी वे में पढ़नी नहीं आती है, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो उसी दिक्कत का समाधान आज करेंगे। मैं हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी आपके लिए लेके आया हूँ। मैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप हिंदी प्रोनाउंसिएशन देख करके खुद पढ़ सकते हैं और इसका अनुवाद भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Alphonse Daudet, 1840 to 1897, was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace, and Lorraine have passed into Persian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. तो ये इसका हिंदी उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन जिसकी मैंने बात करी थी। आराम से आप आसानी से देख सकते हैं और आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। एक एक शब्द का इसमें प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे इसका हिंदी अनुवाद। तो ये है इसका हिंदी अनुवाद। एल्फोंस डोडेट 1840 से 1897 एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे। द लास्ट लेसन यानी अंतिम पाठ फ्रेंको पर्शियन युद्ध 1870 से 1871 के दिनों पर आधारित है, जिसमें बिस्मार्क के नेतृत्व वाले पर्शिया द्वारा फ्रांस को हरा दिया गया था। पर्शिया तब उन देशों से बना था जो अब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के हिस्से हैं। इस कहानी में फ्रांस के जिले अल्सेस और लॉरेन पर्शिया के हाथों में चले गए हैं। यह जानने के लिए हम अपनी कहानी पढ़ेंगे कि स्कूल जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी प्रोनाउंसिएशन के अंदर। नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार, डिफीटेड यानी हराया गया, पराजित, नेशंस राष्ट्र या देश, डिस्ट्रिक्ट्स जिले, फैक्ट यानी प्रभाव। अब आगे की स्टोरी पढ़ते हैं हम शुरू करते हैं शुरू से। चैप्टर हमारा, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. और ये रहा इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन, आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हिंदी अनुवाद की। उस समय मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला और मुझे डांट खाने का बहुत डर था, खासकर इसलिए क्योंकि मिस्टर हैमल ने कहा था कि वे हमसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे और मुझे उनके बारे में एक शब्द भी नहीं पता था। एक पल के लिए मैंने भाग जाने और सारा दिन बाहर बिताने के बारे में सोचा। आगे, दिन बहुत गर्म और चमकदार था। जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे और आरा मशीन के पीछे खुले खेत में पर्शिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। यह सब पार्टिसिपल्स के नियमों की तुलना में बहुत अधिक लुभावना था, लेकिन मुझ में खुद को रोकने की शक्ति थी और मैं जल्दी से स्कूल की ओर चल दिया। अब है दूसरा पैराग्राफ। तो देखा आपने कितना आसान है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now?
Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith washer who was there with his apprentice reading the bulletin. दोस्तों मैं एक और बात कहना चाहूँगा आपको, इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं अगर आप किताब से मिलाओगे तो जैसे आई एम, तो आई एम का शॉर्ट फॉर्म, यानी शॉर्ट फॉर्म बहुत मिलेगी आपको बुक में। मेरी रीडिंग जो मैं करवा रहा हूँ उसमें आपको बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म नहीं मिलेगी, यानी कौन सा शब्द कैसे पढ़ा जाएगा एग्जैक्टली मैंने उन सबको सही करके लिखा है। तो उम्मीद है आपको ये बिल्कुल पसंद आएगा, क्योंकि बुक से आप पढ़ोगे तो कई बार जैसे आई इस तरह से लिखा होता है, आई आई कैसे कोमा डबल एल, तो मैंने उसको पूरा एकदम वे में लिखा है कि वो क्या लिखा जाएगा, जैसे आई विल, है ना। तो इस चीज़ का आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आप अंत तक बने रहिए वीडियो में और मज़ा आएगा आपको ये कहानी सुन करके। अब चलते हैं हमारे हिंदी प्रोनाउंसिएशन की तरफ। तो ये रहा आपका हिंदी प्रोनाउंसिएशन। ये बाकी बचा हुआ हिस्सा, ब्लैक स्मिथ watcher who was there with his apprentice reading the bulletin। अब हिंदी अनुवाद की बात कर लेते हैं। दरअसल उसमें हुआ क्या था, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भारी भीड़ थी। पिछले 2 वर्षों से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आई थी। हारी हुई लड़ाइयाँ, सेना में भर्ती के आदेश और कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, और मैंने बिना रुके मन ही मन सोचा अब क्या बात हो सकती है। फिर जैसे ही मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी तेज भागा। लोहार वाचर जो वहाँ अपने प्रशिक्षु के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था, उसने मुझे पुकारा। अब पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। कोल्ड आफ्टर मी, डू नॉट गो सो फास्ट। अब ये आपको किताब में शॉर्ट मिलेगा बट मैंने आपको यहाँ सही करके लिखा है। बब, यू विल गेट, ये भी आपको वही वही मिलेगा, ये आपको किताब में ऐसे मिलेगा, ठीक है। You will get to your school in plenty of time. I thought he was making fun of me and reached Mr. Hamill's little garden all out of breath। अब यहाँ पे जो एस का यूज हुआ है इसका मतलब है का, ठीक है। अब हिंदी उच्चारण देख लें इसका। कॉल्ड आफ्टर मी, डो डोंट गो सो फास्ट, ऑफ ब्रेथ। अब है हिंदी अनुवाद। लोहार ने मेरे पीछे से आवाज़ लगाई, इतनी तेज़ मत जाओ बच्चे, तुम अपने स्कूल समय से काफ़ी पहले पहुंच जाओगे। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं हाँफते हुए मिस्टर हैमल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। अब है थर्ड पैराग्राफ, स्कूल का माहौल। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table, but now it was all so still। तो ये हिंदी उच्चारण है इसका। चलते हैं हिंदी अनुवाद की तरफ। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ बड़ी हलचल होती थी, जिसे बाहर सड़क पर सुना जा सकता था। डेस्क का खुलना और बंद होना, पाठों का एक स्वर में बहुत ज़ोर से दोहराया जाना, बेहतर समझने के लिए हम अपने कानों पर हाथ रख लेते थे, और मेज़ पर शिक्षक के बड़े बड़े डंडे की खटखटाना या खटखटाहट। लेकिन जब अब सब कुछ इतना शांत था। पैराग्राफ 4। अब एक क्लास के अंदर का सीन। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places and Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was। अब ये हिंदी उच्चारण इसका।
अब है हिंदी अनुवाद। मैंने बिना किसी की नज़र में आए अपनी डेस्क तक पहुंचने के लिए उस शोर-शराबे यानी हलचल का भरोसा किया था, लेकिन ज़ाहिर है उस दिन सब कुछ संडे की सुबह की तरह शांत होना था। खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, जो पहले से ही अपनी जगहों पर थे और मिस्टर हैमल अपनी बगल में अपना भयानक लोहे का डंडा दबाए इधर-उधर टहल रहे थे। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। अब है छठा पैराग्राफ। By nothing but nothing happened, Mr. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friend. We were beginning without you." I jumped over the bench and sat down at my desk. अब ये इसका हिंदी अनुवाद है। तो ऑथर ने जैसा सोचा था वैसा असल में हुआ नहीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल ने मुझे देखा और बहुत दयालुता से कहा, "नन्हे फ्रांज, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे।" मैं बेंच के ऊपर से कूदकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। अब है आगे पैराग्राफ 1 है गाँव वालों की उपस्थिति। Strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumb at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles laying across the pages. ये इसका हिंदी उच्चारण है। अब चलते हैं हिंदी अनुवाद की तरफ। स्कूल अजीब और गंभीर लग रहा था, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वह यह देखना था कि पीछे की बेंचों पर जो हमेशा खाली रहती थी, गांव के लोग हमारी तरह चुपचाप बैठे थे। बूढ़ा हाउजर अपनी तिकोनिया टोपी पहने हुए है। पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और उनके अलावा कई अन्य लोग भी मौजूद थे। हर कोई दुखी दिख रहा था और हाउजर एक पुरानी बॉल पोथी प्राइमर वाली बुक लाया था जो किनारों से घिसी हुई थी और उसने उसे अपने घुटनों पर खोल कर रखा था और उसका बड़ा चश्मा पन्नों पर रखा था। अब है पैराग्राफ 2 मिस्टर हैमल की घोषणा। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." ये इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी उच्चारण। अब इसका हिंदी अनुवाद। जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि मिस्टर हेमल ने अपनी कुर्सी पर बैठे और उसी गंभीर और कोमल स्वर में जिसका उपयोग उन्होंने मेरे लिए किया था कहा, "मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश आया है। नया मास्टर कल आएगा। यह आपका आखिरी फ्रेंच पाठ है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत एकाग्र यानी अटेंसिव रहें और ध्यान से इसको सुने।" नेक्स्ट है चौथा पैराग्राफ। What a thunderclap these words were to me! Oh, the wretches that they had put up at the town hall. My last French lesson. Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. अब ये इसका हिंदी उच्चारण है। अभी इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। ये शब्द मेरे लिए बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थे। ओह! वे अभागे लोग! टाउन हॉल में उन्होंने यही नोटिस लगाया था। मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन पाठ। क्यों, मैं तो मुश्किल से लिखना जानता था।
अब मैं और कभी नहीं सीख पाऊंगा, तो मुझे वहीं रुक जाना चाहिए। 5वां पैराग्राफ, शिक्षकों के प्रति सम्मान। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry to that they had not gone to school. More, it was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was theirs no more. अब है इसका हिंदी उच्चारण। हिंदी अनुवाद। बेचारे शिक्षक, इस आखिरी पाठ के सम्मान में ही उन्होंने अपने रविवार वाले अच्छे कपड़े पहने थे, और अब मैं समझ गया था कि गांव के बुजुर्ग कमरे के पिछले हिस्से में क्यों बैठे थे। यह इसलिए था क्योंकि उन्हें भी अफसोस था कि वे और अधिक स्कूल नहीं गए थे। यह हमारे शिक्षक को उनकी 40 वर्षों की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देने और उस देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने का उनका तरीका था, जो अब उनका नहीं रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चैप्टर 1 पार्ट नंबर 1। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड्स किया है क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली थी इसलिए, और ये ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिए और देखिए, पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। बने रहिए पार्ट 2 के लिए।